नमस्कार, किसान रेडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं राज झा। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ख़ास चीज़ है जिसको हम मछली पालन के नाम से जानते हैं और आजकल इसका बहुत ही बोलबाला है। इसकी वजह ये है कि जो हमारे नए लड़के हैं जो पढ़ लिख के शहरों में गए और वापस आए, उनको इसमें एक मुनाफा भी दिखा, एक इज़्ज़त भी दिखी, एक अच्छा काम भी दिखा। लेकिन परंपरागत जो हमारे मछली पालन होती है उसमें मछुआरों का बहुत योगदान होता है, क्योंकि वो मछली के अंडे लाना, मछली पकड़ना, जाल फेंकना, इस तरह की चीज़ें होती थी और उसमें उपज उतनी अधिक नहीं हो पाती थी। तो नई टेक्नोलॉजीज़ आईं, कुछ बायोफ्लॉक के नाम से मशहूर हुईं, कुछ आरएएस के नाम से मशहूर हुईं, कुछ अलग-अलग तरहों से मशहूर हुईं और इनसे लेके बहुत से लोग जुड़े और एक नया जो रोज़गार का साधन है, जो रहने का साधन है, स्वरोज़गार का साधन है और लोगों को इस रोज़गार में जोड़ने का साधन है, वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ी। और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्री टुनटुन सिंह जी, वो भारत भर में तो क्या विदेश में भी लोगों में मछली पालन के लिए जिस तरह की उत्सुकता जगाते हैं, जिस तरह से वो बात करके समझाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सर, आप तो माहिर हैं इस क्षेत्र के और आजकल के जो लड़के हैं वो चाह रहे हैं कि अब फिर गांव ही आया जाए, यहीं पे कुछ किया जाए, यहीं पे मछली पालन वगैरह से कुछ शुरू किया जाए। और इसमें एक नई विधा जो आई है कि छोटी-छोटी जगह पर भी मछली पालन की जा सकती है, चाहे छोटा तालाब बना के या छोटा टैंक बना के। तो इस विषय पे एक छोटी-सी चर्चा आपके साथ चाह रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार राज्य में मछली पालन की असीम संभावनाएँ हैं। क्योंकि यहाँ प्राइस को देख लीजिए तो लोकल फिश का प्राइस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो अवेलेबल संसाधन है वो अंडर यूटिलाइज़ और अनयूटिलाइज़्ड है। जी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो। जी, और तीसरा जो है डिमांड एंड सप्लाई में फिश डिफिसिट स्टेट के नाते डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है, जी। ये 3 वजह है मेन जो जिसके वजह से यहाँ पे स्वरोजगार की, खास करके जो शिक्षित नवयुवक हैं, उनको स्वरोजगार की दिशा में एक डायमेंशन बहुत बड़ा आयाम देता है मछली पालन। तो सर ये छोटे तालाब, जब हम कहते हैं 50 फीट बाय 50 फीट, 50 फीट बाय 30 फीट या सीमेंट के टैंक बना के सिर्फ पानी एक्सचेंज करके लोग कर रहे हैं बहुत जगह। इसका इसका इसकी क्या गणित है, इसका क्या विज्ञान है सर? बिल्कुल आपने सही कहा। ये मछली पालन का जनरली वो 3 पार्ट में आप बांट करके देख सकते हैं। जो नदी और ट्रेडिशनल तालाब में होता है उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं, जो परंपरागत मछली की खेती। फिर वो तालाब में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को परकोलेट करते हैं, उसको हम लोग सेमी इंटेंसिव सघन खेती बोलते हैं। लेकिन आज में कम स्पेस में ज्यादा होता है, कम स्पेस में ज्यादा मछली पालन की कई विधाएं आ गई है। उसको इंटेंसिव कल्चर और सुपर इंटेंसिव कल्चर कहते हैं। उसी दिशा में अभी आपको सीमेंटेड सिस्टर्न फिश फार्मिंग या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या रिसर्कुलेटरी फिश फार्मिंग या रेस्टवे फिश फार्मिंग, ये 4 ऐसे टेक्निक हैं जिसके आधार पे कम से कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा आमदनी किसान बंधु ले सकते हैं, जिसको अपना करते हैं। तो ये चारों ऐसी टेक्निक है जिस पर सरकार काम कर रही है और सफलता भी मिल रही है और शिक्षित बेरोजगार आगे आ भी रहे हैं, इस चीज को अपना भी रहे हैं। सर इसमें एक जो हम जब रिसर्च कर रहे थे गाँव में घूम के और लोगों से पूछ रहे थे आप क्यों आना चाहते हैं? तो एक बड़ी बढ़िया चीज़ उन्होंने बताई कि हम चाहते हैं कि हमारा छोटा तालाब हो जिसमें से 100-50 किलो हम निकाल-निकाल के हफ्ते-हफ्ते बेचते रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार हार्वेस्ट किया, सारा बेच लिया और वो थोड़ा-थोड़ा पैसा आता रहे। तो इसीलिए शायद छोटे तालाबों के प्रति रुझान ज़्यादा है लोगों का। तो सर ये कितने साइज़ के होते हैं और उसमें कितनी मछली हम लोग रख पाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। छोटा साइज मिनिमम जो साइज होना चाहिए सीमेंटेड सिस्टर्न का, वो 30 फीट गुना 15 फीट गुना 5 फीट, यानी 30 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा। उसको 8 फीट भी कर सकते हैं। जी, और आइडियल जो होता है वो 50 फीट गुना 25 फीट गुना 5 फीट का। जी, 50 फीट गुना 25, यानी कहने का मतलब जो टैंक का आपका स्पेसिफिकेशन होगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा, जी, वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। जो कन्वीनियंसी ऑफ ऑपरेशन, उस ऑपरेशन प्रचालन में, फार्म के प्रचालन में सहूलियत होती है, वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए।
ये और बॉटम जो है, अगर आप सीमेंटेड सिस्टम फिश फार्मिंग करते हैं तो उसका जो तलहटी है निश्चित रूप से आप उसको न ढालें, अर्थन नहीं रहने दें, और अगर आप ढालते हैं तो कम से कम 6 इंची जो एलुवियल सिल्ट और सॉइल है जी। उसको 6 इंची सॉइल का लेयर निश्चित रूप से दें, जिससे कि पॉल्यूटेंट जो है उसका मिनरलाइजेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट फास्ट हो और पानी आपका जल्दी सड़े नहीं। टैंक अगर बनाते हैं तो यही स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना है, उसका डेप्थ, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसका बॉटम का नेचर कैसा हो, और उसको पेंट निश्चित रूप से इपॉक्सी पेंट जो एंटी फंगल पेंट है, जो किसी भी तरह का फॉलिंग और मोल्ड और फंगस का मैनिफेस्टेशन नहीं हो आपके क्रॉप में, इसलिए इपॉक्सी पेंट से उसको पेंट करा देना चाहिए। तो यही सीमेंटेड सिस्टर्न का साइज और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो है। ये जरूरी नहीं है सीमेंट हो, हम मट्टी में भी इसी गहराई इसी नाप से बना सकते हैं। हाँ, मट्टी में भी आप इस तरह के छोटा कर सकते हैं। अगर आप सीमेंटेड करते हैं तो जमीन को ऊपर उठाइए, जिससे कि ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर बन पाता है। ओके। अगर आप जमीन को खोदना चाहते हैं तो फिर आप 2.5 से 3 फीट मिट्टी निकालेंगे तो 5 फीट का छोटा छोटा आपको नर्सरी टाइप का सिस्टर्न जो है, पिट जिसको बोलते हैं, जी। सीमेंट सिस्टर्न बोलते हैं, वो पिट छोटा छोटा आपको डेवलप्ड हो जाएगा और उस पिट में आराम से आप काम कर सकते हैं। अगर सैंड की मात्रा 30% से ज्यादा है तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE शीट का करके भी आप नीचे के तलहटी में छेद रख दें और आराम से अर्थन पाउंड भी छोटी छोटी बनाई जा सकती है। तो इसमें कितनी एक मछली इस साइज में आ जाती होगी, जैसे सिंगी है, मांगूर है? ये डिपेंड करता है, देखिए मिशन में अभी तक जो भी है मैक्सिमम आपको कैट फिश जिसके ऊपर स्केल नहीं होते हैं, जैसे मांगूर हो गया, पाबदा हो गया, कवई हो गया, इसके बाद में आपको ये पंगेशस हो गया, इसी सब पे वर्क हुआ है। इंडियन मेजर कार्प और एक्सोटिक कार्प जो रेहू, कतला, नेमी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प है, उस पे कल्चर का कोई भी अभी क्लियर कट जो साइंटिफिक फाइंडिंग सामने नहीं आया है। हाँ, कार्प का आप नर्सरी रियरिंग कर सकते हैं, स्पान से धानी फ्राई बना सकते हैं, फ्राई से फिंगरलिंग बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर में माइग्रेटरी रूट उसका डिस्टर्ब होता है, उसका जो अपना इकोलॉजिकल नीचे है, नेचुरल हैबिटेट है, वो डिस्टर्ब होता है। तो जहां तक कैटफिश के स्टॉकिंग का सवाल है तो उसमें मांगूर हम 20 पीस पर क्यूबिक मीटर के रेट से उसको रख सकते हैं, यानी 1000 लीटर पानी 100 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर में अब 20 पीस पर क्यूबिक मीटर के रेट से आप मांगूर रख सकते हैं। सिंघी आप जनरली जो है वो 40 पीस पर क्यूबिक मीटर के रेट से उसका सीड रख सकते हैं, और पंगेशियस 40 to 50 पीस पर क्यूबिक मीटर के रेट से रख सकते हैं। अब आपका दिमाग में आप ये आ रहा होगा कि डेंसिटी तो है नहीं है, डेंसिटी सुपर इंटेंसिव है तो हाई होगा ही, और दूसरी बात हाई डेंसिटी के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि इन सारी स्पेसीज को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है जनरल स्पेसीज से, इंडियन मेजर कार्प और एक्सोटिक कार्प से 10 लेस होता है। जनरली रेहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प बढ़िया से सरवाइव करने के लिए तालाब में बेटर ग्रोथ के लिए 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन चाहिए, मिनिमम 3 मिलीग्राम से आपको अभी बरसात का समय और ऑक्सीजन टेंशन डिजीज बोलते हैं। लेकिन पंगेशियस और ये कैटफिश में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कैटफिश में हम लोग हाई डेंसिटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अगर ऑक्सीजन के लिए एरिएशन दे देंगे तो और बेनिफिट ही है। हाँ बिल्कुल, अगर आप एरेटर डालते हैं जी, अगर आप एरेशन डाल देते हैं तो एरेशन का एडवांटेज ये है कि ये केवल घुलनशील ऑक्सीजन ही नहीं देता है, बल्कि नीचे जो हमारा एनारोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो न्यूट्रिएंट के डिपोजिशन होने से, फीकल मैटर के डिपोजिशन होने से जो नॉक्सियस गैस बनते हैं उसको भी कन्वर्ट करता है, जैसे अमोनिया। 1 मिलीग्राम अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए 5 मिलीग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एरेशन अगर देते हैं तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, हमारा अमोनिया के लेवल भी कंट्रोल होगा, पीएच भी एस्टैब्लिश रहेगी, और डेंसिटी हम डबल कर सकते हैं, यानी उपजा भी आपको डबल आ सकती है अगर आप एरेशन फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूट ब्लोअर और एरेटर का अपने सीमेंटेड सिस्टम और छोटे छोटे जो पॉन्ड के पिट हैं उसमें अगर आप डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से आप
ये डबल स्टॉकिंग डेंसिटी में जा सकते हैं जो नॉर्मल स्टॉकिंग डेंसिटी। सर हमने अभी जब गांव में बात किया, लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा जैसे उनके पास पुरानी आम की बगीचे हैं जिसमें डिस्टेंस जी एक पेड़ दूसरे पेड़ के बीच में इतना इतना डिस्टेंस मिल जाता है और छाया भी जी रहती है, जी कोई खास धूप भी नहीं आती है, मतलब धूप बीच में आती है पानी के ऊपर पर पानी के अंदर छाया नहीं जी आती है। तो ऐसी जी जगहों को भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो पानी बदलते हैं तो उससे वो सब्जी भी उगा सकते हैं। कुछ लोगों ने निश्चित रूप हमें से। ये कहा कि अगर 1 एकड़ ज़मीन लेते हैं, आधे एकड़ में अगर हम मछली के छोटे तालाब बनाते हैं और आधे में सब्जियां लगा देते हैं तो हमको डबल बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि वही पानी हमारा यूज़ हो जाएगा। तो ये सब भी निश्चित पॉसिबल है? रूप से निश्चित रूप से इसी को तो कहते हैं समेकित कृषि प्रबंधन की। एक का जो आउटपुट हो दूसरे के लिए इनपुट हो जाए, ऑपरेशनल कॉस्ट घटे और ज्यादा से ज्यादा स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि कैटफिश फार्मिंग में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, हेलो, जी। हाँ, कैटफिश फार्मिंग में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होता है, इसलिए सनलाइट अगर 4 घंटा भी लगता है आपके तालाब में जी। तो बगीचे में कर सकते हैं। जैसा बगीचे में लोग आदि हल्दी की खेती करके इंटरक्रॉपिंग करते हैं जी। जी। आम और लीची के खेत में, उसी तरह से आम और लीची के बगीचे में अगर आपके पास स्पेस है, जी। अगर अच्छा खासा स्पेस अगर आपका निकल जाता है जिसमें 4 से 6 घंटा भी लाइट रहती है, जी। तो आप जो है निश्चित रूप से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रही बात आपने कहा कि इसके पानी को उसमें उपयोग करने की, निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सलाह होगा जी। कि इसकी पानी जो 15 दिन पे आप एक्सचेंज करेंगे 50%, 100% तो एक्सचेंज होना ही नहीं चाहिए, जी। जो केमिकल एक्सपोजर हो जाता है और मास मोर्टिलिटी आ जाती है, ग्रोथ भी अफेक्टेड होता है। तो पहले एक छोटा सा सीमेंटेड पिट बना करके उस पानी को उसमें ड्रेन कर ले, जिससे कि जितना फीकल मैटर है वो सब सेडिमेंटेड हो जाएगा और तब उस पानी को एज ए मैन्यूर, क्योंकि उसका कार्बन नाइट्रोजन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है फॉस्फेट का उस पानी में, उस पानी से सिंचाई करें और बाद में उस वर्मी जो पिट को सुखा करके पिट का जो के अंदर का जो भी आपको वर्मी कंपोस्ट है जिसको आपने ड्रेनेज के रूप में निकाला है साइफन करके, जी। उसको फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में आप उस खाद को आप यूज कर सकते हैं सब्जी उपजाने में, फल फूल उपजाने में। सर यानी कि आम के बगीचे में भी आप डाल। ये तो रही पानी की बात। ये जो मछलियों को हम जी खाना खिलाते हैं, जो हमारा बाहरी जी बाज़ारू खाना है, ये बहुत महँगा पड़ता है। हो सकता है जब लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़े, मार्केट डिमांड बढ़े तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम हो जाए। तो इसको जी अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग डकवीट खिला देते हैं, कुछ लोग चिकन वेस्ट खिला देते हैं, कुछ लोग घर का खाना खिला देते हैं, चूड़ा खिला देते हैं। तो इसे अल्टरनेट फीड्स की भी व्यवस्था हो सकती है? हाँ, बिल्कुल कहें, बिल्कुल सही कहा आपने। फार्म मेड फीड आप बना सकते हैं। लोग जो खिला रहे हैं पाव रोटी वाला जो बेकरी फैक्ट्री का वेस्ट खिला दे रहे हैं, बिस्कुट फैक्ट्री का वेस्ट खिला दे रहे हैं, या फिर चूड़ा चावल वाला फैक्ट्री का वेस्ट खिला दे रहे हैं, वो नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि उसमें एफ्लाटॉक्सिन का मैनिफेस्टेशन रहता है, फंगस का बीमारी आने का चांसेस है। आप जो कुछ भी खिलाएं, आपके घर में राइस ब्रान है, जी। डिवाइल केक है, राइस ब्रान डिवाइल केक, या फिर मक्का को पिसवा लीजिए, गेहूं का चोकर है, ये 4 चीज को मेजर इंग्रेडिएंट के जो रूप में आप यूज कीजिए, जिसमें 50% आपका जो है वो खल्ली होनी चाहिए। 50% खल्ली में आपका मस्टर्ड ऑयल केक या सोया केक आप यूज कर सकते हैं, जी। और 25% आप ब्रांड मिला दीजिए जिसमें 12% प्रोटीन होता है। जी। खल्ली में आपको 30% होता है, सोया खल्ली में 40% प्रोटीन होता है, और 25% आप चोकर या फिर मक्का का आटा, ये सब मिला करके मिक्स कर दीजिए, तो आपको 25 से 27% प्रोटीन कंटेंट का एक फीड बन जाता है। इसको आप बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद बॉल बना लें। बॉयल करने के क्रम में आप फीड सप्लीमेंट के रूप में 10 ग्राम पर केजी फीड प्रोबायोटिक्स हीट खत्म होने के बाद मिक्स कर सकते हैं। 10 ग्राम पर केजी सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, 10 ग्राम पर केजी मिनरल मिक्सचर ये कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, और सबको मिक्स करके बॉल बना करके ट्रे फीडिंग मेथड से आप उसको खिलाइए, अब बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका आएगा। पहला महीना में जो फीड का परसेंटेज होना चाहिए वो मछली के सीड के कुल शरीर भार का जो है 8% के रेट से होना चाहिए। खास करके कैटफिश फार्मिंग में जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इंटेंसिव फिश फार्मिंग के लिए 6 महीने का क्रॉप होता है, दूसरे महीने में 6% दीजिए, फिर जो है आप 5% दीजिए, फिर 4% दीजिए, फिर 3%, और लास्टली आप 2%
दे करके छठे महीने के अंत में उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। फीड कभी भी एडवर्स इकोलॉजिकल सिचुएशन में नहीं देना चाहिए। जब आकाश में बादल हो, टेम्परेचर बहुत गिरा हुआ हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, आर्द्रता, तो वैसे कंडीशन में आप जो डालेंगे मछली खाएंगे नहीं तो पानी सड़ेगी। तो इस तरह से आपका अल्टीमेटली आपका फीड पे जो आने वाला कॉस्ट भी वेस्ट होगा और पानी का क्वालिटी भी खराब होगा, जिससे डिजीज आउटब्रेक आने की संभावना रहेगी। तो एडवर्स इकोलॉजिकल सिचुएशन में फीडिंग को अरेस्ट करना चाहिए। फीडिंग शुरुआती के 2 महीने में 3 बार दीजिए, सवेरे 8 बजे, 12 बजे और 4 बजे। 2 महीने के बाद सवेरे 10 बजे और 4 बजे खिलाइए। फीड की मात्रा जो है, फ्रीक्वेंसी ये तय हो गई आपकी। मात्रा में 40% आप सवेरे दीजिए, 60% आप शाम को दीजिए, क्योंकि पंगेसियस और कैटफिश जो है फोटो सेंसिटिव है और डार्क लवर है, इसीलिए इवनिंग को डोज जो है वो 10% ज्यादा देना चाहिए। सर, ये जो ग्रोथ आप 6 महीने की बता रहे हैं, तो ये 6 महीने में क्या टारगेट होना चाहिए? 100 ग्राम, 150 ग्राम, कितना तक पहुंच जाना चाहिए? 6 महीने में आपको मांगुर जो है, देसी मांगुर, जी। हम ये थाई मांगुर की बात नहीं कर रहे हैं। थाई मांगुर तो 3 केजी 4 केजी की हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंड लगाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैंड लगाई हुई है जी। उस पर। चिकवरेसिस का निर्भरस है, धोखा से भी हमारे नेचर में चला गया तो फिर बहुत बड़ा डिवास्टेशन क्रिएट कर जी। सकता जी। है, तो गवर्नमेंट ने बैंड कर रखा है। देसी मांगुर आप जो है 150 ग्राम, एवरेज 150 ग्राम का निकाल सकते हैं, और पर क्यूबिक मीटर जो है 3 केजी के रेट से उसका आपको रिटर्न आपको आ जाएगा। उसी तरह से सिंगी भी आप जो है 75 ग्राम, एवरेज 75 ग्राम का निकाल सकते हैं, और वो भी 3 केजी, चूंकि 40-30 पर क्यूबिक मीटर उसका स्टॉकिंग है, एवरेज 3 केजी के रेट से पर क्यूबिक मीटर वो भी आपको आ जाएगा। पंगेसियस आपको 40 to 50, एवरेज 800 ग्राम से 1 केजी का अगर आता है 6 महीने में, आता भी है, प्रोवाइडेड कि आपका बीज जो है वो प्रॉपर नर्सरी लेयर्ड होना चाहिए। ये प्रिकॉशन जब भी आप सीमेंटेड पिट या सीमेंटेड सिस्टम में फार्मिंग करते हैं ना, तो सीड का साइज जो है वो 5 से 10 ग्राम का आप मांगुर रखिए, 2 से 5 ग्राम का सिंगी रखिए, और 40 से 50 ग्राम का पंगेसियस किसान बंधु को रखना चाहिए। और इसके लिए सीमेंटेड सिस्टम और सीमेंटेड पिट में ही नर्सरी रेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप छोटा सा सीड डालेंगे और कैलकुलेशन आपकी संख्या के अनुसार है, तो आपका सारा इकोनॉमिक्स शर्मा जाएगा। अगर आप रेयर करके 2 से 5 ग्राम का सिंगी, 5 से 10 ग्राम का मांगुर और 40 से 50 ग्राम का पंगेसियस बना लेते हैं, तब अगर आप स्टॉकिंग कल्चर टैंक में डालते हैं, तो हर महीने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे जितना पीस आपको डालना है उतना ही पीस निकालिएगा, क्योंकि मोर्टेलिटी का चांसेस 0% हो जाता है। और आप कमांडिंग सिचुएशन में 15 मछली को जोक करके ये कहने की कंडीशन में होंगे कि हाँ, हमारे इस पिट में इतनी मछली है और इतनी क्वांटिटी में हमारा फसल तैयार है। तो इसीलिए किसान बंधु को चाहिए कि जो भी इनक्लोज्ड कल्चर करना चाहते हैं, उनका नर्सरी रियरिंग भी इंक्लूड होना चाहिए, जिससे कि उस प्रजाति का हैबिटेट एडिक्शन हो जाए। आमतौर पे देखा जाता है सीड नदी का ला करके और हैचरी का ला के सीधे स्टॉकिंग टैंक में डालते हैं, उसका एक्टिमाइजेशन एडेप्टेशन नहीं हुआ रहता है कैप्टिव कंडीशन में, जो उसके ग्रोथ पे सीधे तौर पे असर डालता है। ओके, इसीलिए मोर्टेलिटी होती है। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली। सर, ये जो टेक्निक्स हैं, इस पे तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट भी देती है। हम लोग अपने अपने ज़िला के जो फिशरीज ऑफिसर हैं उनके नाम लिखा के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या एक दूसरे से भी सीख सकते हैं, या इन पे किताबें, वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और क्या गवर्नमेंट हेल्प करती है? क्या गवर्नमेंट सीड प्रोवाइड करती है, फीड प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है? कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कोई सहायता आती है इस पे? गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का जो व्यवस्थाएं हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसकी बेसिकली 3 सर्विसेज है उसका। टेक्निकल सपोर्ट, आपका टेक्निकल बैक स्टॉपिंग देना, लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। दूसरा जो है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में जो भी गवर्नमेंट का सब्सिडी है वो आप उपलब्ध कराना। और तीसरा जो है एक्सटेंशन सपोर्ट, कहाँ से कौन चीज आएगा और चीजों का, नई टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार कितना बेटर ढंग से हो, प्रशिक्षण से, लिफलेट से, पंपलेट से, पोस्टर से, मास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो ये 3 जो टेक्निकल, एक्सटेंशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट का ये 3 मैंडेट है सरप्लस सीड और सरप्लस फीड स्टेट बनाने की दिशा में सरकार काम भी कर रही है। सीड तो उपलब्ध नहीं करा रही है सरकार अभी,
अभी तक जो है वो बायोफ्लॉक का स्कीम हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें 5 टैंक के लिए 8.5 लाख कॉस्ट रखी गई है। जी। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए वो 50% सब्सिडी है और ईबीसी के लिए 75% सब्सिडी है। ओके। दूसरा स्कीम 10 टैंक का है। 5 टैंक का 15,000 लीटर कैपेसिटी का, 10 टैंक का 30,000 लीटर कैपेसिटी का, उसमें 13,60,000 उसकी यूनिट कॉस्ट है। उसमें भी 50% जनरल सब्सिडी है और 75% ईबीसी के लिए है। किसान बंधु संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में जाकर के इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। प्रशिक्षण, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने काफी करीब 10,000 किसानों को प्रति ईयर प्रशिक्षण देने का कौशल विकास और कौशल क्षमता संवर्धन के तहत राज्य के अंदर आपको आईसीआर नॉर्थ ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स में, डीएनएस दीप नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में और मीठापुर मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र में, इसके अलावा मत्स्य महाविद्यालय ढोली में, ये 4 जगह प्रशिक्षण करा रही है। राज्य के बाहर आपको बैरकपुर सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है वो बैरकपुर में, सीआईएफसी सेंट्रल फिशरी इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन सीआईएफसी, उसका जो रीजनल सेंटर है काकीनाडा और सॉल्ट लेक में, वहाँ कराई जाती है। उत्तरांचल में पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कराई जाती है। फिर सीआईएफसी का ही जो एक रीजनल सेंटर पावर खेरा में है वहाँ कराई जाती है। तो किसान बंधु इसके लिए भी आवेदन डाल सकते हैं संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में, और 30 का बैच होने के बाद इमीडिएटली उनको 5 दिवसीय 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण है जिसकी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। बायोफ्लॉक पे या फिर आरएएस पे स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोगों की चालू नहीं हुई है। हम लोग, राज्य सरकार एक प्रपोजल बना रही है कि सीबा में इस तरह का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, उन्होंने आरएएस बायोफ्लॉक का जो काम किया है, तो वहाँ भेजने का ऑफिसर्स को भी एज ए मास्टर ट्रेनर डेवलप करने के लिए और कुछ किसानों को भी भेजने का प्रपोजल है। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को इससे अवगत कराई जाएगी। सर, एक छोटा सवाल जो हम लोगों को बार बार आ रहा है वो है मार्केटिंग का। कितनी खपत आसपास लोकल एरिया में हो जाएगी जिससे कि मतलब किसान को जोर ना पड़े या फार्मर को कि अब तो निकाल लिया है तो जो भी रेट मिलेगा उसमें बेचना ही पड़ेगा। तो क्या अपने यहाँ डिमांड सप्लाई की जो बात आपने शुरू में की थी वो सस्टेनेबल इनकम पे आ जाएगा? निश्चित रूप से उसके लिए आपको क्रॉप प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे कि पोल्ट्री वाले क्रॉप प्लानिंग करते हैं, फसल के अनुसार चूजा कैसे रखें जो जिस समय मार्केट का हाई डिमांड होता है जी, उस समय हमारा क्रॉप तैयार हो जाए। तो उस तरह की प्लानिंग आपके पास क्रॉप का जो है उस तरह का क्रॉप रोटेशन आपको बनाना पड़ेगा कि हार्वेस्टिंग हमारा ऐसे समय हो, जैसे होली है, जैसे ईद है, जैसे मुहर्रम है, कार्तिक को छोड़ के, कार्तिक में लोग नहीं खाते हैं तो कार्तिक को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से डिमांड ड्राइव आपका जो किसान बंधु का जो प्रोडक्शन अप्रोच होना चाहिए वो जो होना चाहिए आपको मार्केट डिमांड ड्राइवन होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो उपजा रहे हैं उसका सही प्राइस अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कितना उपजा रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। कंज्यूम कितना बेटर प्राइस पे आप उसको मार्केट में कर देते हैं ये ज्यादा मायने रखता है, और उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरी प्लानिंग, अगर क्लस्टर में कोई फार्मिंग हो रही है तो एक क्लस्टर ग्रुप बना करके आपस में एक तालमेल होना चाहिए। जैसे कि शाहजादापुर में हमने 110 एकड़ में 37 किसानों का एक ग्रुप डेवलप करके, मैं समस्तीपुर में था तो काम करवाया था, तो वहाँ आज एक किसान निकालेंगे 15 दिन तक तो दूसरे नहीं निकालते। इस तरह का, चूंकि आप सभी निकालेंगे तो चूंकि फिश इज हाईली पेरिशेबल कमोडिटी, बहुत जल्द सड़ने वाली वस्तु है, अगर मार्केट में कैश ज्यादा आएगा तो प्राइस क्रैश करना बहुत नेचुरल है। तो वो आपको मार्केट के अराइवल, मार्केट प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे करके, मार्केट को सर्वे करके, मार्केट के कैश के अराइवल को सर्वे करके अपना जो है प्लानिंग मार्केट ड्राइवन किसान बंधु को करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हम ले सके। सर, इसकी जो डिमांड का कोई चार्ट ऐसा मिलता है कि बिहार में या यूपी में, क्योंकि हमारे दर्शक हर जगह आते हैं, हमारे श्रोता जो हैं, कि किस राज्य में कितना खपत है? ये आपको फिशरीज स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया निकलता है, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया का जी, उससे आपको मिल जाएगा। मौजूदा आपके इस प्रश्न का जवाब स्टेट वाइज क्या कंजम्पशन है थोड़ा डिफरेंट है,
लेकिन आपको फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया में क्या कंजम्पशन और प्रोडक्शन का स्टेट वाइज फिगर वो मिल जाएगा आपको आराम से मिल जाएगा। और अकॉर्डिंगली आप इंटर स्टेट भी मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हैं, जी क्योंकि जी अपने यहाँ कैट फिश का डिमांड आपको हरियाणा में ज्यादा होता है। जी अपने जी यहाँ जैसे कि लोग वाइल्ड फिश में कांटी बुआरी और नहीं खाते हैं, बुआरी का सबसे ज्यादा प्राइस मिलता है। हम्म, स्पीसीज है जिसका आसाम में बहुत बढ़िया प्राइस मिलता है। तो ऐसे सर्वे करके स्पीसीज वाइज प्राइस का सर्वे करके अपना मार्केटिंग प्लानिंग इंटर स्टेट भी किसान बंधु कर सकते हैं। जैसे कुशेश्वर के किसान बुआरी जितना निकलता है ऑफ फ्लड सीजन के बाद, तो सभी लोग पंजाब हरियाणा भेजते हैं, हाईली रिटर्न देता है उसको। श्रिम्प का कोई मार्केट है यूपी बिहार? जी श्रिम्प्स का, झींगा का? निश्चित रूप से बिहार में कम से श्रिम्प नहीं कहिए आप, फ्रेश वाटर प्राउन कर सकते हैं या श्रिम्प भी कर लीजिए बेनामी। जी 5 क्विंटल का एक सर्वे रिपोर्ट बताती है कि बिहार में पटना के आढ़त में 3 क्विंटल से 5 क्विंटल प्राउन का पर डे कंजम्पशन है। अच्छा यहाँ इलाइट टॉप के लोग की कमी नहीं है, लोग खा रहे हैं और छोटे स्केल पे आप कर सकते हैं। जी अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर में एक किसान के यहाँ कुछ फ्रेश वाटर प्राउन जिसको स्कैम्पी बोलते हैं, सीड की अवेलेबिलिटी हो गई, लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहा है, कम से कम 10,000 सीड मंगवा करके रेहू कतला के साथ उसको जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, चूंकि पहला क्रॉप में रिस्क उनको नहीं हो कुछ, सिर्फ बॉटम डॉलर प्राउन बॉटम डॉलर है, तलहटी में रहती है, तलहटी में रहने वाली मछली को आपको रिप्लेस करना है, कॉमन कार्प नैनी को रिप्लेस करके आप रेहू कतला के साथ उसकी खेती झींगे की आप आराम से कर सकते हैं। फ्रेश वाटर झींगे की के लिए अपना जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी सुटेबल है। हाँ, झींगा श्रिम्प नहीं होगा। फिर बेनामी के लिए अल्कलिनिटी थोड़ा ज्यादा चाहिए, 120 से 150 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए, जो आपको हरियाणा साइड में और भागलपुर में राजमहल साइड में मिल जाता है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा लिटिल डिफरेंट है। लेकिन जहाँ कहीं सैलिनिटी बेटर है वहाँ बेनामी फार्मिंग भी आराम से, बेनामी श्रिम्प फार्मिंग भी आराम से की जा सकती है। सर, एक क्वेश्चन जो आया है वो दरभंगा, मधुबनी और सहरसा, पूर्णिया से कॉमन है, बिहार के जो जगह हैं, कि हमारे यहाँ पानी में आयरन और आर्सेनिक ज़्यादा है, तो क्या यह मछली पालन के लिए उपयुक्त है? मेरा तो मानना है कि हमने बचपन से यहाँ तालाब और नदियाँ देखी हैं तो होना चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली आंसर देने के लिए आप ही सबसे उपयुक्त हैं। देखिए, आयरन है तो मछली पालन हो सकती है। स्पान नर्सरी रेयरिंग और हैचरी वहाँ संभव है, क्योंकि मछली को सीड रेयरिंग के लिए और अंडा को बढ़िया से निषेचित होकर के स्पान बनने के लिए 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से कम आयरन चाहिए। इससे अगर ज्यादा आयरन है तो आपको हैचरी और सीड रेयरिंग संभव नहीं है, लेकिन मछली पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, मछली पालन आराम से वो कर सकते हैं। सर, बहुत ही उत्साहपूर्वक बातें कही हैं आपने, और हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण जो खास करके युवा हैं, जो अपना कुछ करना चाहते हैं और कहीं नौकरी करने से ज़्यादा अच्छा है, मैंने देखा है छोटे छोटे तालाबों से भी लोग 5 लाख 10 लाख रुपया कमा ले रहे हैं घर पे बैठ के, और कोई ज़्यादा नहीं, दिन में 1 घंटा या 2 घंटा सुबह शायद आपको तालाब पे चक्कर लगाना है, देखते रहना है। हाँ, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है, और थोड़ा सा प्रशिक्षण, बिल्कुल थोड़ी सी चाहत के साथ अगर लागत से लगाई जाए तो ये काफ़ी अच्छा अंजाम हमको दे सकती है। और क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, तो इसकी खपत जो है हमको एक दूसरे स्टेट पे ना निर्भर होकर आपस में ही पूरी करनी हो, तो एक बहुत बड़ी मार्केट हम लोग खड़ी कर सकते हैं। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और धन्यवाद। हम धन्यवाद फिर। सभी श्रोताओं को, और आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, नमस्कार। इस तरह से लोगों को जगाते रहिए मास मीडिया के थ्रू। मैं फिर किसान रेडियो से आपसे मुखातिब होऊंगा, जल्दी ही कुछ सवाल आएंगे, वो आपसे फिर पूछने पड़ेंगे, और आप तक आके उन लोगों को जवाब देना होगा। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर। धन्यवाद, धन्यवाद।